नमस्कार दोस्तों। इस समय देश में दो ही चीज़ों की चर्चाएं हो रही हैं। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसका एक ड्राफ्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाया गया केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, जिसके पहले सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। इन दोनों पर बड़ा फोकस है और वोट बैंक की राजनीति एकदम चल पड़ती है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैंने सहकारिता विभाग के बारे में जो पिछला वीडियो बनाया था, उसमें आपको ये बताया था कि इसको लेकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, किस तरीके से देश भर में सहकारिता विभाग, चाहे वो सहकारिता कमेटियां हों, सहकारिता बैंक हों, या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हों जो शहरों में बहुत ज़्यादा चलती हैं, इन सब को लेकर किस तरीके से पूरे देश में राजनीति चलती है और किस तरीके से इन्हें कैप्चर करने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने प्रयास करते रहते हैं। ये जो डिपार्टमेंट अभी हाल ही में बनाया गया है, इससे सबसे ज़्यादा परेशान दो लोग हुए हैं। एक तो केरल के कम्युनिस्ट और दूसरी ओर एनसीपी के जुड़े हुए लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं। सब लोग जानते हैं कि शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार, जितने भी ज़्यादातर एनसीपी के नेता हैं, वो कोऑपरेटिव राजनीति से बढ़कर ऊपर आए हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव की राजनीति की, कोऑपरेटिव बैंकों की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, और आपको पता ही है कि जो शुगर मिल्स की लॉबी है महाराष्ट्र में, वो किस तरीके से पिछले 30-35 साल से शरद पवार के दम पर चलती आई है। कभी इस कोऑपरेटिव जो फंडिंग है इनकी और जो शुगर मिल लॉबी है, कभी इन लोगों ने अन्ना हजारे जैसे लोगों को भी सपोर्ट किया था, जो कि सरकार के खिलाफ लगातार समय समय पर मूवमेंट चलाते रहते हैं। लेकिन अब शरद पवार खुद ही सत्ता की दलाली करने लगे हैं और जिस तरफ भी पलड़ा भारी दिखता है उसी तरफ जा बैठते हैं। क्योंकि जिस समय शरद पवार ने अन्ना हजारे जैसे लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की थी, उस समय शिवसेना और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र को डोमिनेट किया करती थी और वो चाहते थे कि किसानों के मुद्दे पर किसी न किसी तरह से गन्ना किसानों के मुद्दे पर लेकर सरकारों को घेरा जाता रहे। लेकिन अब चूंकि शरद पवार खुद महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की जो तिगड़ी वाली सरकार चल रही है उसका हिस्सा बन गए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि जो केंद्रीय सहकारिता विभाग बनाया गया है उसका मेन टारगेट वही होने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया, जब सहकारिता विभाग के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो सहकारिता विभाग है वो महाराष्ट्र सरकार का जुरिडिक्शन है और केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या मूर्ख हैं जिन्होंने ये विभाग बनाया है? क्यों बनाया है ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि शरद पवार और एनसीपी को इससे परेशानी क्यों हो रही है, सहकारिता विभाग के बनने से ये लोग परेशान क्यों हैं, क्यों इनके अंदर एक घबराहट की स्थिति है और क्यों इनको ये कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। एक उदाहरण दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, एक पूरा केस बताता हूँ और उससे आप समझ जाएंगे कि इन लोगों ने किस कदर धांधली मचाई है और किस वजह से इन लोगों में घबराहट है। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसको MSCB कहा जाता है, इसमें एक बैंक घोटाला हुआ है और इसका असर करीब 3 लाख किसानों पर पड़ा है। 25,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले से महाराष्ट्र के सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। और पिछले दिनों टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट इस पर चलाई थी और इसमें यह कहा था कि 3 लाख से अधिक किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि MSCB के अधिकारियों वे नेताओं ने मिलकर इन किसानों के साथ धोखाधड़ी की। ये किसान कई माध्यम से चीनी मिलों की सहकारिता संस्थानों से जुड़े हुए हैं। जब महाराष्ट्र में इन चीनी मिलों का निर्माण शुरू हो रहा था, तब इनमें से कई किसानों ने इसके लिए अपनी ज़मीनें दान में दी थी। बदले में उन्हें चीनी मिलों का शेयर होल्डर बनाया गया था। बाद में MSCB के निदेशकों ने इन चीनी मिलों को प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से खरीद लिया। ये फर्जी कंपनियाँ थी, साथ ही इसके लिए काफ़ी कम रकम चुकाई गई थी। देखिए कहाँ से धांधली शुरू होती है, किस तरीके से। एक बार जब ये चीनी मिलें इन फर्जी कंपनियों के स्वामित्व में चली गई, किसानों ने न सिर्फ इन चीनी मिलों से अपने शेयर खो दिए बल्कि उनकी ज़मीनें भी हाथ से चली गई। इन किसानों को सिर्फ इतनी ही अनुमति दी गई कि वो गन्ने का उत्पादन करें
और अपने उत्पाद को इन चीनी मिलों को बेचते हैं। देख ले किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये सब शरद पवार एंड पार्टी का किया हुआ है। जबकि किसानों को एमआरपी रेट से 10 से 30% ज़्यादा मिलने थे, क्योंकि केंद्र के अंतर्गत आने वाली कोऑपरेटिव शुगर मिलें उन्हें यही रकम देती थी, ज़्यादा रकम देती थी। किसानों को जो रकम मिलनी थी उसका बीच में ही बैंक के पदाधिकारियों और नेताओं ने गबन कर लिया। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमएससीबी पर प्रतिबंध लगाए तब भी किसानों का नुकसान हुआ। इस बैंक की कई शाखाओं में किसानों के खाते थे और वो इनमें डिपॉजिट भी रखा करते थे। इसी तरह ईडी को एक जरंदेश्वर एसएसके चीनी मिल के बारे में पता चला, जिसे एक गुरु कमोडिटीज नामक फर्जी कंपनी ने 65.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके तुरंत बाद इस कंपनी ने इस चीनी मिल को जरदेश्वर प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया। ये वही कंपनी है जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है। इसके बाद इस कंपनी ने इस चीनी मिल का इस्तेमाल करके एमएससीबी से 750 करोड़ रुपयों का लोन ले लिया। समझिए आप, ईडी की नज़र ऐसी 13 चीनी मिलों पर है जिनका इस्तेमाल इस तरह के लोन लेने और हवाला कारोबार के लिए हुआ है। कुल मिलाकर ये क्रम चलता था कि कोई फर्जी कंपनी चीनी मिल को खरीद लेती थी। इसके बाद इसे अजीत पवार, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों से जुड़ी किसी कंपनी को लीज पर दिया जाता था। फिर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से इस पर बड़ी मात्रा में लोन लिया जाता था। इनमें पुणे के अंबिका और जय जवान किसान मिल्स, अहमदनगर की जगदम्बा किसान मिल और नंदुरबार का पुष्पांतरी मिल और औरंगाबाद का कन्नड़ चीनी मिल भी शामिल हैं। ईडी जल्द ही इन चीनी मिलों को अटैच करने जा रहा है। पुणे, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के कई पदाधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले ही समन भेजा है। अजीत पवार और उनसे जुड़ी कंपनियों पर जो 750 करोड़ का लोन उठाने का आरोप है उस पर भी जांच चल रही है। इन्हीं बैंक शाखाओं के जरिए इन कंपनियों को लोन मिलता था, इसलिए अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। हाल ही में जो ये शरद पवार की बयानबाजी शुरू हुई है कि सहकारिता विभाग महाराष्ट्र सरकार का जुरिडिक्शन है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो आखिर में लब्बो-लुबाब इस पूरे घटनाक्रम का यही है कि जिस तरीके से शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार ने लूट मचाई है उस पर अब भ्रुकुटी तन चुकी है। और मेरा मानना है कि अमित शाह और उनकी टीम कुछ ना कुछ ऐसा इस पार्लियामेंट सेशन में लेकर आने वाली है जिससे इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी बनाया जाए, या फिर इन्हें केंद्र द्वारा ड्रिवन किया जाए, या फिर ये केवल राज्य के ही मताधिकार या राज्य के ही एकाधिकार वाले क्षेत्र में ना रहें, बल्कि इसमें केंद्र का भी दखल बने। और मेरा मानना है कि ये अगर होता है तो इसका सबसे पहला नुकसान शरद पवार को होगा। शरद पवार लंबे समय से अमित शाह की खुशामद करते रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, अजीत पवार और अनिल देशमुख को सारी घटनाओं में से निकाल लीजिए और हम समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में होली से एक दिन पहले शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल के साथ, जो उनके खास हैं, एनसीपी के और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने गुजरात में एक बड़े व्यापारी के साथ मिलकर अमित शाह से मुलाकात की थी। और उस समय उन्होंने कहा था कि अगर आप अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस ले लें तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं और शिवसेना की सरकार को गिराकर आपकी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने उनकी इस मौका परस्ती को साफ नकार दिया और उल्टे अजीत पवार के खिलाफ जितने भी मामले हैं सारों की फाइल खोल दी गई है और ये उन्हें सबक सिखाने का एक प्लान है। और मुझे लगता है कि सहकारिता विभाग जो केंद्र बना रहा है और इससे जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसका पहला जो टारगेट होगा वो शरद पवार और उनका परिवार होगा। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें फीडबैक में अपने। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके वीडियोज आपको अच्छा लगते हैं, तो फिर अब तक चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर लाइव आता हूं, फिर आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। और अगर आप मुझसे सुपर चैट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right.
Thank you, Harsh, for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.